ऐसी महिलाओं के साथ में रेप होता है और फिर बाद में चिल्लाएंगे हमारे साथ तो रेप हो गया, हमारे साथ तो रेप हो गया। यही बयान, एक ही बयान देने सारे लोगों को, हमारे यहाँ हाथ मारा, हमारे यहाँ हाथ मारा, हमारे यहाँ हाथ मारा। तकती थी, इंसाफ की मांग को। इस लड़की के साथ उसकी मां थी जिसने अपनी बेटी का बलात्कार किया था, अपने पति की मौत को लिखा था। लेकिन ऊपर से आदेश आया और जिस देश में बोलने की आजादी की बातें संसद से सड़क तक होती है, जिस दिल्ली में देश की राष्ट्रपति महिला है, जिस दिल्ली में मुख्यमंत्री महिला है, उसी देश में एक बलात्कार पीड़िता को राजधानी के खुले मैदान में खामोश कर दिया गया। और ये खामोशी ही उन्नाव आवाज का पॉइंट स्लो, इनकी स्पीड कम करो, नॉर्मल पर बात करो। ठीक, यही खामोशी उन्नाव की घटना की सबसे बड़ी दास्तान है। क्योंकि उन्नाव में जो कुछ अपराध हुआ था, अगर वो अपराध किसी मजदूर ने किया होता, किसी रिक्शे वाले ने किया होता, किसी खेत में काम करने वाले गुमनाम आदमी ने किया होता, तो शायद उन्नाव की कहानी यहां तक पहुंचती ही नहीं। शायद जिस दिन ये घटना हुई थी उसी दिन गिरफ्तारी हो जाती, उसी दिन शायद अपराधी को पकड़ के मीडिया के सामने लाकर मारा जाता, शायद उसी दिन इस अपराधी के घर पर बुलडोजर चल जाता, शायद कहीं गाड़ी पलट जाती, या फिर शायद वो होता जो अतीक अशरफ के मामले में देश में था। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। जानते क्यों? क्योंकि यहाँ अपराध नहीं देखा गया था, आरोपी का पद देखा गया था। आरोपी कोई गुमनाम आदमी नहीं था, आरोपी विधायक था, सत्ताधारी पार्टी का था, सरकार का। इसलिए कानून ने इंतजार किया, पुलिस ने सामना और सिस्टम ने तय किया कि इंसाफ कब और कितनी देर से होगा। और जब इंडिया गेट पर उस लड़की को उड़ते हुए देश ने देखा तो सवाल सिर्फ उसका नहीं रहा, सवाल फिर देश ने भी पूछा कि भारत में गुनाहों के लिए दो अलग अलग सजाएं क्यों होती हैं। और यही उन्नाव की कहानी मैं आपको बताएं पूरी। उससे पहले हमारी आपसे गुजारिश है कि हमारे व्हाट्सएप चैनल से और प्राइम से जरूर जुड़ें ताकि रिश्ता और पर ये पत्रकार हैं, इनका व्हाट्सएप है, प्लीज़ ग्रुप फॉलो कर लीजिए, चैनल फॉलो कर लीजिए। इन्होंने बताया कि लड़की को दिल्ली से उठाया गया। कहाँ से उठाया गया? इंडिया गेट से। व्हाट इज इंडिया गेट? वेयर इज इंडिया गेट? अ सेंसिटिव पार्ट ऑफ दिस नेशन, वेरी सेंसिटिव। एक ऐसी जगह है जहाँ पे 24 घंटे फौजी खड़े रहते हैं उसकी रक्षा करने के लिए। अब वहाँ पे बिना परमिशन आप मुंह उठा के यदि चली जाएंगी धरना प्रदर्शन करने तो प्रशासन आपको लतिया के वहाँ से हटाएगा ही। अब आप बता रही हैं, आप रेप विक्टिम हो, चाहे आप प्रधानमंत्री मौसी लड़की हो, आपको हटाया जाएगा। एक कानून सबके लिए समांतर होता है, ठीक। उसके बाद में उन्नाव को इन्होंने बता दिया कि भाई वहाँ पे त्रासदी हुई। मतलब अगर मेरे आदमी कोई पावरफुल है तो वो अत्याचारी है, बाय डिफ़ॉल्ट ये मान लेते हैं हम। अगर इस हिसाब से हम चलेंगे तो राम जी भी बहुत बड़े अत्याचारी हो गए, कृष्ण जी भी बहुत बड़े अत्याचारी हो गए, हमारे सारे देवी देवता सब अत्याचारी हो गए क्योंकि भैया सब पावरफुल थे। हमारी इंडियन आर्मी अत्याचारी हो गई, हमारी जुडिशरी अत्याचारी हो गई, देश के जितने अंदर जितने सांसद विधायक सब अत्याचारी हो गए। और सबसे बड़े अत्याचारी ये पत्रकार हो गए क्योंकि इनके पास में मीडिया का पावर है और इनका एक अपना पर्सनल नैरेटिव है, उसी नैरेटिव पर ही काम करना है इनको और उसी नैरेटिव पर ही बोलना है, बस उसके अलावा जाना ही नहीं। आप अभी ये तो चल ही रहा है, इनकी कहानियों पे भी हम जुडिशियल प्रोसीजर के ऊपर भी चलेंगे और किस प्रकार से मतलब नैरेटिव को सेट किया जाता है, हाउ टू मेक अ गुड मैन बैड, ठीक है। कुलदीप सेंगर आज रेपिस्ट घोषित है मीडिया के द्वारा। इसी तरीके से कभी उमा खुराना को सुधीर चौधरी ने, है ना, उमा खुराना के बारे में नहीं पता हो तो जाके गूगल करना क्या झेला था उस लेडी ने। थैंक्स टू सुधीर चौधरी, जी न्यूज वाले जो चिप लगा देते हैं ना 2000 की नोट में, क्या झेलना पड़ा था। सेक्स रैकेट का उनको वो क्या सरगना बता दिया था। बाद में उसके ऊपर लेडी के ऊपर लोगों ने अटैक किया, उसके कपड़े तक पब्लिकली फाड़ दिए थे और ये सब मीडिया की ही देन है। मीडिया की देन थी। उसके बाद ये अपना ही एजेंडा और अपना ही नैरेटिव चलाते हैं। अब आगे सुना जाए। में उठाया गया 340 करोड़ भारतीयों के मन में सवाल आया कि क्या इस लड़की को उठाया जा रहा है, या वो सवाल जो कहता है कि क्या भारत में वाकई में सभी नागरिकों के लिए समान कानून है। वाह, ये लड़की धारा बताइए इसमें कानून कहाँ से आ गया? कानून की बात आ गई। अब सुनिएगा, विधायक करीब 7 साल से ऊपर से जेल के अंदर है, ठीक। सस्पेंशन असाइड करी है कोर्ट ने ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस, ठीक। ये जाके धरना प्रदर्शन कर रही हैं और उसमें ये बोला जा रहा है और धरना प्रदर्शन बिना परमिशन कर रही है, इनको उठा दिया गया। कानून इनके साथ कहाँ पे नहीं? कानून तो अंकिता भंडारी के साथ में नहीं था, बेचारी मर गई, उसके लिए जो लड़ रहा था उसके ऊपर SC/ST एक्ट लगा दिया गया। दुष्यंत गौतम जी खुले में घूम रहे हैं, अमित शाह जी के साथ फोटो है उनकी, आती रहती हैं। कानून उसके लिए बराबर नहीं है। इस लड़की की स्थिति परिस्थिति, फैमिली बैकग्राउंड, इसकी फाइनेंशियल स्टेटस उस कांड के पहले उस कांड के बाद बता रही है कि ये कितनी बड़ी पीड़ित थी। लेकिन कोई बात नहीं, हम बोल नहीं सकते हैं, मुंह बंद रखना पड़ेगा क्योंकि देश जो है संविधान से चल रहा है। लगाई थी ये लड़की हिंसा नहीं कर रही थी, इसके हाथ में कोई पत्थर नहीं था, बस एक तख्ती थी, इंसाफ की मांग थी। इस लड़की के साथ उसकी मां थी जिसने अपनी बेटी का बलात्कार किया था, अपने पति की मौत को लिखा था। लेकिन ऊपर से आदेश आया और जिस देश में बोलने की आजादी की बातें संसद से सड़क तक होती है, जिस दिल्ली में देश की राष्ट्रपति महिला, जिस दिल्ली में मुख्यमंत्री महिला है, उसी देश में एक बलात्कार पीड़िता को राजधानी के खुले मैदान में खामोश कर दिया।
यही बलात्कार पीड़िता एक रील बनाती है, जिस रील में जो इसको सिक्योरिटी मिली हुई सीआरपीएफ के जवान है, उनके पीछे ये पता नहीं क्या कर रही थी। वीडियो वायरल है सोशल मीडिया पे, आप देख सकते हैं। हमने भी वहीं से देखा। हाँ, बहुत वायरल है, क्या ही कहना। हाँ, लेकिन कोई बात नहीं। यही पीड़िता हैं जो कहती हैं कि महिलाओं के साथ बलात्कार होना चाहिए, जो इनके विचारधारा से, जो इनके मुद्दे के विरोध में है, उनके साथ रेप। मतलब जो महिला इस तरह का दंश झेल चुकी है, वो जो उस दर्द को समझती है, वो दूसरे के लिए ऐसा सोच रही है। कभी नहीं करेगी कोई महिला जिसने भी बलात्कार को झेला होगा, लेकिन ये कहती हैं। वो वीडियो में आप देख सकते हैं। केवल आखिरी सवाल, बीते दिन जंतर मंतर पर जहां आपके समर्थन में बहुत सारे लोग आए थे, पुरुष आयोग से भी महिला एक अध्यक्ष आई थी, उनको लेकर आप क्या कहेंगी? वो एक तख्ती पकड़ी थी कि आई सपोर्ट कुलदीप सेंगर। तो ऐसी महिलाओं के साथ में रेप होता है ना, जो महिलाएं उनका रेपिस्ट का साथ दे रही हैं, तो ऐसी महिलाओं के साथ में रेप होता है। अभी बाद में चिल्लाएंगे हमारे साथ तो रेप हो गया, हमारे साथ तो रेप हो गया। अब इनकी कंप्लेन लिखी जाए तो ये करती है ना, उनकी महिलाओं के यही काम ही है। और ये खामोशी ही उन्नाव केस की पूरी कहानी को अपने आप कर देती है। चलिए, यही खामोशी उन्नाव की घटना की सबसे बड़ी त्रस्त है, क्योंकि उन्नाव में जो कुछ अपराध हुआ था, अगर वो अपराध किसी मजदूर ने किया होता, किसी रिक्शे वाले ने किया होता, किसी खेत में काम करने वाले गुमनाम आदमी ने किया होता, तो शायद उन्नाव की कहानी यहाँ तक पहुंचती ही नहीं। शायद जिस दिन ये घटना हुई थी उसी दिन गिरफ्तारी हो जाती, उसी दिन शायद अपराधी को पकड़ के मीडिया के सामने लाकर हमारे को, शायद उसी दिन इस अपराधी के घर पर बुलडोजर चल जाता, शायद कहीं गाड़ी में लग जाती है, फिर शायद वो होता जो अतीक अशरफ के मामले में देश ने दिखा। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं। जानते क्यों? क्योंकि यहाँ अपराध नहीं देखा जाता, आरोपी का कर्म देखा जाता। आरोपी कोई गुमनाम आदमी नहीं था, आरोपी विधायक, सत्ताधारी पार्टी का विधायक, सरकार का 4 बार का विधायक, 1 बार निर्दलीय, 3 बार 3 अलग अलग पार्टी से विधायक, लेकिन ये सत्ताधारी पार्टी के विधायक हो गए। ठीक है, ये भी चाहिए, क्योंकि लास्ट जो टाइम था इनका, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ में थे, बट सत्ताधारी पार्टी के विधायक हुए। सत्ताधारी पार्टी के ऐसे विधायक कि भैया अभी तक जेल में सड़ रहे हैं, है ना। लेकिन दुष्यंत गौतम बाहर है, अंकिता भंडारी के हत्यारों के ऊपर कोई खास कार्य नहीं हुआ है, कोई प्रोटेस्ट नहीं चल रहा है, दुष्यंत गौतम बाहर घूम रहे हैं। उनका नाम खुले तौर पे आया था। सुरेश राठौर जी की पत्नी बार बार सोशल मीडिया पे वो चीज़ें पोस्ट करती हैं, उनकी आवाज़ नहीं सुनी जा रही। इनकी आवाज़ इसलिए सुन ली गई है क्योंकि शायद विधायक का कद बहुत बड़ा था। विधायक 7 साल से जेल में है, लेकिन नहीं, इनके साथ इंसाफ नहीं हुआ। 7 साल से भी ज्यादा हो गए। इसलिए कानून ने इंतजार किया, पुलिस ने इंसाफ किया और सिस्टम ने किया कि इंसाफ कब और कितनी देर से मिलेगा। और जब इंडिया गेट पर उस लड़की को उठते हुए देश ने देखा, तो सवाल सिर्फ उसका नहीं था, सवाल फिर देश ने भी पूछा कि भारत में गुनाहों के लिए 2 अलग अलग सजाएं क्यों होती हैं। और यही उन्नाव केस है। उन्नाव की कहानी आपको बताएं पूरी। उससे पहले हमारी आपसे गुजारिश है कि भाई, इंडिया गेट पार्क नहीं है, वो नेशनल मॉन्यूमेंट है, और वहाँ पर आप आपके साथ बैठने के सारे आतंकवादी गतिविधि हो सकती है, बिना परमिशन के आप बैठे हैं और उस पर उठाया जा रहा है, उसमें इतना दर्द। वहाँ पे लाल किले का जो इलाका है वो प्रोटेस्ट के लिए दिया गया है, और वहाँ भी आप परमिशन लेके करते हैं। वहाँ भाई नहीं, जैसे आप लखनऊ में जानते हो, इको गार्डन है, प्रोटेस्टिंग स्पॉट है, वहाँ भी आदमी एडवांस में परमिशन लेता है और जाके अपने प्रोटेस्ट करता है। प्रोटेस्ट करने के वो स्पॉट होते हैं। आप इंडिया गेट पे गई, क्यों गई? क्योंकि आपको मीडिया फुटेज चाहिए था। योगिता भयाना जो है, ये हर रेप मामले में कूदती हैं, एक सोशल एक्टिविस्ट है, और ये नहीं देखती हैं कि वो जेन्युइन है कि नहीं। इनको रेप के मामले में कूदना है, एंड मेन आर इवल बाय डिफॉल्ट का माइंडसेट लेके ये फेमिनाजी लोग कूद जाते हैं। मतलब पुरुष होना अपराध है। पुरुष होना अपराध, मतलब हाँ, मतलब एवरी मैन इज अ बॉर्न रेपिस्ट। हाँ, ठीक है, इनका माइंडसेट ये है। अब आगे चलिए। हमारे व्हाट्सएप चैनल से और क्राइम से जरूर जुड़िए, ताकि रिश्ता और प्रगाढ़ हो। उन्नाव सिर्फ जिला नहीं है, उन्नाव उस त्रासदी का नाम है जिसने देश को दिखाया कि यहाँ ताकत जो है कानून से बड़ी है। बंगाल में त्रासदी हो रही है। मिश्रा जी की रिश्तेदार है, इनकी मौसी जो है वो वहाँ पे वो है सीएम है। वहाँ पे आए दिन रेप होते हैं, आए दिन घटनाएं होती, लेकिन शायद वो नज़र में चीज़ें नहीं आती। एक फेक पॉस्को एक्ट का केस है, फेक रेप केस है, ठीक है ना मेडिकल हुआ, ना कोई सीमेन सैंपल मिला, ना कोई डीएनए रिपोर्ट है, लेकिन रेप केस लग गया क्योंकि महोदया ने पॉस्को एक्ट के तहत लगवाया था। अभी उसका भी हम खुलासा करेंगे, पॉस्को एक्ट लगा कैसे। और अब जो कहानी हम आपको बताने जा रहे हैं किसी, हाँ बताइए। हालांकि इसमें सब कुछ हुआ है जो आप पिक्चर में देखते हैं। उन्नाव की कहानी में सब दबंग नेता, सहमी हुई पुलिस, अदालतों की देरी, एक नाबालिग लड़की जो अकेले सिस्टम के सामने खड़ी है, एक साधारण सा परिवार। हाँ, जो पीड़िता आज उन्नाव से लेकर दिल्ली तक सिस्टम से लड़ रही हो, बड़े साधारण परिवार से। उसका जीवन गांव घर रोजमर्रा की जरूरतों से सीमित था। वो कोई राजनीतिक कार्यकर्ता नहीं थी, संगठन के सदस्य नहीं थी, उसके पिता मेहनत मजदूरी करने वाले इंसान। चाचा पिताजी पे आपराधिक मुकदमे,
चाचा पे आपराधिक मुकदमे, चाचा बिटिया का बात हो रहा है तो उसमें बोल रहे हैं बेटा अपने अंदरूनी अंग को खरोच लो। हेलो, हाँ, कौन है तुम्हारे आसपास? हमारे आसपास तो अम्मा है बस। अच्छा, जो आप लोगों के जो अंदरूनी पार्ट्स होते हैं ना, हाँ हाँ हाँ, चाहे तुम्हारे हों चाहे उनके हों, हाँ। किसी न किसी तरीके से खरों से मार लो। ठीक 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 है। हाँ। और फिर वहाँ जाना, बिटिया छोटी वाली लड़कियां सब वही बताएंगी, हमारे यहाँ हाथ मारा, हमारे यहाँ हाथ मारा, हमारे यहाँ हाथ हाँ मारा। हाँ ठीक है, ये डॉक्टरी करवानी है। हाँ, तो हाँ, यही हाँ। बयान, एक ही बयान देने सारे लोगों को। ठीक ठीक। ठीक है। बहुत सामान्य परिवार से थी। और मैंने फेसबुक करने लाइव वाले को इतनी अकल है। फेसबुक लाइव पे आती कहती है कि मेरे चाचा मेरा 7 करोड़ रुपए खा गए। आज पैसों की लालच में मेरे चाचा महेश सिंह का परिवार मेरी और मेरे पति की जान का दुश्मन बन गया है। जब मैंने अपने खर्च के लिए पैसे मांगे तो चाचा ने बोला कि मेरा केस में मेजरमेंट में 7 करोड़ रुपया खर्चे हैं और केस में जो भी पैसा मिला है वो अभी कम है। आपको इस पर स्पष्टीकरण दे देना चाहिए कि चाचा और माँ बहन को लेकर जो आरोप लगाए गए हैं उसका आधार क्या है? गलत आरोप लगाए गए हैं। एफआईआर कॉपी में आपने लिखा हुआ है, स्क्रीन पर एफआईआर कॉपी चल रही है। वो किसी ने एफआईआर करके वो थाने में दे के उनको दिखाया जा रहा है कि ये उन्होंने किया है। मेरे नाम से बहुत सारी एप्लीकेशन बनाई गई है, हमारे नाम से बहुत सारे साइन किए गए हैं। फेसबुक लाइव पे आती बताती मेरी बहन जो है वो मेरे पति पे रेप केस लगाने की धमकी दे रही है। मतलब एक किस्सा ही सुना रहे हैं ये भी। है, लेकिन बहुत मजबूर लड़की है। देखिए इसके साथ बहुत गलत हुआ है। बाकी मैं यही कहूंगा कि यदि हमको कोई गाली देता है तो हम बुद्धम शरणम गच्छामि हम ले नहीं रहे, तुम्हारे पास वापस जाएगी। लेकिन यही चीज हम कहेंगे कि भैया अगर ये पीड़ित हैं तो इनके इंटरव्यू जरूर उतार के देखें और प्रार्थना करें कि ऐसी होनहार योग्य बहादुर लड़की आपके घर में पैदा हो, आपके घर में बहू बन के आए। खड़े हुए थे, 3 भाइयों का छोटा सा संसार था जिसमें पॉलिटिक्स का कोई खास और इनके घर भी पहुंचे। इनके घर भी पहुंचे। हाँ, पाखी गांव में ये कुलदीप सेंगर के घर के बगल में ही रहते हैं। इसका घर जो है बगल में ही है। व्यक्तिगत 20 साल की दुश्मनी चल रही है दोनों परिवारों की। जमीन का मामला चल रहा है, लैंड इशू चल रहा है, एक हिस्टोरिकल एनिमिटी इनके बीच में पुरानी रंजिश था। पुरानी रंजिश सन 2000 से चुनाव के समय से चल रहा है। नाम नहीं था तमाम छवि वाले सत्ताधारी पार्टी बीजेपी से जुड़े कई बार दिखाए, प्रशासन ने उनकी पकड़ ली, पुलिस स्थानीय अधिकारियों पर उनका असर था। चुनाव के समय इसी लड़की के पिता चाचा ताऊ ने उसकी मदद की। ये बात बाद में सीबीआई की जांच और अदालत कार्रवाई में भी सामने आई। उस वक्त दोनों पक्षों के बीच संबंध सामान्य, कोई टकराव नहीं था, कोई दुश्मनी नहीं थी। लेकिन विधायक बनने के बाद हालात बदलने लगे। गांव की राजनीति, विधान में चुनाव, स्थानीय सत्ता के समीकरणों ने इन रिश्तों में खटास पैदा कर दी और इसी दौर में पीड़िता के चाचा ताऊ के खिलाफ अलग अलग मामले पुलिस ने कर दिया। परिवार का आरोप था कि ये मामले जो थे दबाव में दर्ज किए थे। यहीं से दोनों पक्षों के बीच तनाव जो था वो खुलकर सामने आया और यहीं से ये साफ होने लगा कि सिस्टम किस तरफ था। फिर साल 2017 वो घटना होती है जिसने पूरे मामले को जन्म दिया। पीड़िता का आरोप था कि वो अपने परिवार से जुड़े विवाद की शिकायत लेकर विधायक जी के पास गई। उसका आरोप था कि भरोसे के नाम पर उसे बुलाया गया और वहीं पर उसके साथ दुष्कर्म किया गया। जिस वक्त दुष्कर्म, एक सेकंड सोचिए, सीधे सीधे कहानी ही सुना रहे हैं जहां पे केस में लिखा गया है कि एक शशि सिंह जो है, जो शशि सिंह जो शिवम सिंह की माता है, वो नौकरी के बहाने लेकर गई थी और ये बता रहे हैं कि रेप पीड़िता जो है लड़ाई झगड़े और उसके मामले को बताने गई थी। अच्छा देखिए, अब इतनी मजेदार बात है कि इनको नौकरी दिलाने के लिए, है ना, 2000 में ही इनके विवाद हो गया इनके परिवारों के बीच में। फिर इनको नौकरी लेने के लिए कुलदीप सेंगर के यहाँ ही जाना पड़ रहा है और उसमें भी रिपोर्ट क्या है, 3 रिपोर्ट इनकी आती है, जिसमें एक बार पहले कहती है कि 2 बजे हमको लेके गए लेकिन धूप ज़्यादा थी तो हम वापस आ गए, मैं गई नहीं, पहले गए फिर वही गई नहीं। फिर कहते हैं 6 बजे मेरे साथ गैंग रेप। 4 तारीख 6वां महीना 2017 को हमारे साथ गए, काम 6 बजे किया है और शशि हमको वहाँ पर लेके गई थी, आंगन के बरामदे में मौजूद थी। फिर कहती है नहीं 8 से 8:30 के बीच में हुआ, लेकिन अभी ये फैक्ट पे बात नहीं कर रही, ये सिर्फ कहानी सुना रहे, कहानी ही सुना रहे। और एक और इंटरेस्टिंग बात आपको बताइए, नौकरी वाली बात की जो चर्चा चली हम आपको बताएं। यहाँ 2 केसेस चल रहे हैं। एक केस पे इन्होंने तथाकथित रेप पीड़िता ने शशि सिंह पर लगाया है कि 11 जून को नरेश तिवारी और शिवम सिंह के साथ जो है शशि सिंह मेरे को नौकरी दिलाने कानपुर ले गई, वहाँ मेरा गैंग रेप हुआ, ये 11 जून को। और एक केस में ये बताती है कि 4 जून को शशि सिंह मेरे को जो है विधायक जी के पास ले गई और वहाँ पर भी मेरा रेप हुआ। तो अब बताइए, शशि सिंह यदि 4 जून को रेप करवा दी तो फिर 11 जून को शशि सिंह जो है रेप करवाने उनको वहाँ ले गई और दोनों पे उनको विश्वास हो गया। और उसके बाद मजेदार बात ये सुनिए कि
जो रेप करने में लोगों को एक्यूज किया गया उसमें एक नितेश यादव थे, एक शुभम सिंह थे, एक नरेश तिवारी थे, ठीक है। और वो 11 जून उस कहानी में 11 जून में करा और गया। 2 अन्य और लोग थे जो उसमें भी शशि सिंह लेके गई। यदि आपको शशि सिंह जब 4 जून को ले गई और आपका रेप हो गया तो अभी भी आपको शशि सिंह पे इतना भरोसा है, फिर दोबारा नौकरी बहाने कानपुर चली गई आप। हाँ, अब उसमें उस मामले में शशि सिंह और इनका परिवार जो है एक्विटेड है और शशि सिंह बरी हो चुकी हैं। हाँ। अब शशि सिंह यदि बरी हो गई तो इसका मतलब वो लेकर नहीं गई, तो जब शशि सिंह लेकर नहीं गई तो रेप को कौन करा दिया? अब उसका भी स्टोरी क्या उस वक्त ये आरोप साधारण नहीं थे, सीधे सत्ता में बैठे व्यक्ति के खिलाफ थे। घटना के बाद पीड़िता ने पुलिस संपर्क किया, लेकिन यहीं से कहानी का दूसरा चेहरा सामने। पहले नाबालिग होने का रायबरेली से जो इन्होंने टीसी लगाई थी जिसमें इन्होंने ये दिखाया कि ये नाबालिग है, वो टीसी निकली ही नहीं, वो फेक टीसी थी। रायबरेली जो स्कूल है उसके प्रिंसिपल ने आके बाकायदा इनके गवाही दी है कोर्ट में इनके अगेंस्ट में। हाँ, मैं इसको बताता हूँ। अब आप समझिए, जो प्राथमिक पाठशाला है जो खांडे सराय रायबरेली में पड़ती है, जहाँ पे ये कक्षा 1 से 3 तक का है, उसके प्रधानाचार्य ने सीबीआई को रिपोर्ट दी है और सीबीआई ने उस रिपोर्ट को प्रस्तुत करा है जिसमें उनकी जो है उम्र 18 साल 10 महीना 30 दिन निकलती है। और नरेश तिवारी के ऊपर जो इन्होंने केस किया था जिसमें उन्नाव सीएमओ ने इनकी मेडिकल रिपोर्ट निकाली, उस पर इनकी 19.5 साल निकलती है। और उसके बाद जो एम्स और राम मनोहर लोहिया और उन्नाव मेडिकल कॉलेज के 11 डॉक्टर की टीम ने जो ओसिफिकेशन जो है रिपोर्ट निकाली, जो बोन की स्ट्रेंथ के हिसाब से एज बताता है, उसमें भी मोर देन 18 ईयर्स से की। तो किसी भी लेवल पर ये जो है नाबालिग नहीं थी। अब बात आती है सर, फिर नाबालिग का थ्योरी कहाँ से आ गया? तो नाबालिग का मामला क्या है, एक स्कूल माखी में पड़ता है जो प्राइवेट था, जो सीबीएसई में रजिस्टर्ड नहीं था। सीबीएसई ने उसकी कॉपी भी भेजी है कि जिसमें लिखा गया जो टीसी ने निर्गत करी है उस टीसी का हमारे यहाँ काउंटर साइन नहीं है, हमारे पास उसका डेटा नहीं है। तो जो प्राइवेट कॉलेज है उसके फर्जी टीसी के आधार पे इनको नाबालिग माना गया। सोच रहे हैं? हाँ, और ये सारे हमारे आपकी कहानी नहीं है, ये सारे एविडेंस कोर्ट में लगाए गए। उसमें क्या है कि पॉस्को एक्ट जब लगता है तो पीड़िता का बयान ही जो है वो एविडेंस मान लिया जाता है। बस उसमें आपके पास में कोई और मेडिकल रिपोर्ट कराने की जरूरत नहीं पड़ती। बस। और इसने उस लीगल लूप होल का फायदा उठाया। पहले क्या होता था, टू फिंगर टेस्ट भी हो जाते थे, कई सारी चीजें होती थी, अभी नहीं होता है। तो और पॉस्को एक्ट में बिल्कुल नहीं होता। अब इन्होंने उस पॉस्को एक्ट के सहारे लोअर कोर्ट ने, जो कि दिल्ली 30 हजारी कोर्ट है, क्योंकि केस वहां ट्रांसफर हो गया था, 45 दिन के अंदर डिसीजन दे दिया। अब वो डिसीजन जब हाई कोर्ट में चैलेंज हुआ तो उस पर जो चीजें चली, अभी खैर उसमें बताएंगे, पहले मिस्टर राणू जी को सुन ले थोड़ा। याद दर्ज करने में देरी शुभा की शिकायत में आरोपी का नाम साफ तौर पर शामिल नहीं किया गया। परिवार का कहना था कि पुलिस दबाव में थी और मामले को हल्का दिखाने की कोशिश कर रही थी। बाद में पीड़िता ने कहा था कि उसकी सबसे बड़ी लड़ाई डर से नहीं बल्कि इस इंसान से थी कि उसका सच कब निकला जाए। शिकायत के साथ ही दबाव शुरू हुआ। समझौता विधायक जी का इंटरफेरेंस इसके मामले में था। शशि सिंह और इनकी बेटी निधि, इनके ऊपर ये गैंग रेप का मुकदमा लगा रही थी थाने पर 11 जून वाले। हाँ, और उस मुकदमे में विधायक जी का नाम नहीं था। विधायक जी ने इंटरफेरेंस करके कहा कि ये इनकी माँ और बेटी पे मुकदमे मत लगाओ, क्योंकि इन्होंने शशि सिंह के बेटे पे भी लगाया था। हाँ। तो ये हुआ कि भैया बेटे से हमें मतलब नहीं है, क्योंकि तुम एक्चुअली क्या हुआ था, जब 11 जून को गायब हो जाती हैं और 20 जून को बरामद होती हैं और यहाँ से होती है। हाँ तो उसमें ये मामला आता है कि भाई ठीक है, नरेश तिवारी से कुछ प्रसंग था, लेकिन ये ब्राह्मण है और ये ठाकुर है शिवम सिंह, तो ये शिवम सिंह शादी कर ले तो कोई बात नहीं, ये पंचायत में मामला हुआ। तो शिवम सिंह कहा भैया जब इनका प्रसंग जो है नरेश तिवारी के साथ है तो मैं क्यों शादी कर लूंगा। जब यहाँ पे शिवम सिंह तैयार नहीं हुए तो इन्होंने एक FIR बनाई जिसमें इन्होंने उसकी माँ शशि सिंह और उसकी बहन शिवम सिंह की मां शशि सिंह और निधि को, दोनों को उसमें जोड़ लिया। हाँ। कि ये हमें नौकरी के बहाने 11 जून को ले गई थी और वो वहां पे सुपुर्द कर दिया था। इनके परिवार में आपसी रंजिश 20 साल से चल रही है। अब सोचिए कि शशि सिंह को और निधि को, तब कुलदीप सिंह सेंगर की एंट्री होती है कि भैया तुम्हारा शिवम सिंह से मामला है, तुम शिवम सिंह के साथ कुछ भी केस करो, कुछ भी करो, लेकिन जो माँ और बेटी, जिस बेटी की अभी शादी होने वाली है, उसको बिना बात के इस केस में मत घिसड़ो। बस वहीं से इनकी रंजिश और बुरे रूप में चल जाती है और ये महेश सिंह के दिमाग में वहीं से रंजिश और षड्यंत्र शुरू हो जाता है। आगे बढ़ते की पेशकश हुई, कहा गया कि मामला यही खत्म करना, धमकियां दी गई। जब परिवार नहीं झुका तो हालात और बिगड़े और यही वो मोड़ आया जहां पर केस सिर्फ एक अपराध का नहीं था बल्कि सिस्टम बना परिवार के। इसी दौरान पीड़िता के पिता को एक अलग मामले में गिरफ्तार कर लिया। उन पर हथियार रखने और हिंसा से जुड़े आरोप लगाए।
परिवार ने कहा कि ये गिरफ्तारी बदले की कार्रवाई एक संदेश है कि अगर शिकायत वापस नहीं ली तो अंजाम और ज्यादा बढ़ेगा। पुलिस 10 साल पुराना मुकदमा था जिसमें डिसीजन आ गया था, उसलिए वो अरेस्ट हुए थे। ठीक है, कोई क्या कहते और हैं, तो सन 2000 में भी जो है उसके चाचा महेश सिंह पे गोली चलाने का केस है। हाँ। और 10 उसके लिए जो है 2012 बूथ में। कैप्चरिंग का 2012 2002 में भी 2000 में जब प्रधानी का चुनाव हुआ है, जब कुलदीप सेंगर की माता और देवेंद्र सिंह की माता के बीच चुनाव प्रधानी चुनाव होता है, तो देवेंद्र सिंह की तरफ से सपोर्ट करते हैं, बूथ कैप्चरिंग करते हैं, अतुल सेंगर पे गोली चलाते हैं। उसके लिए 10 साल की क्या सजा भी सुनाई गई थी इनको। 15 साल तो ये जो है उन्नाव से बाहर ही रहे।